हेलो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिकल जे गुरु के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज मैं फिर से आपके लिए 25 महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूं, जो हमारे आने वाले सभी एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 7 होने वाला है। प्रैक्टिस सेट नंबर 6 तक हम ऑलरेडी देख चुके हैं। आपको इन प्रैक्टिस सेटों में इंग्लिश देख के बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं कि इंग्लिश में दिया गया कि हम कर नहीं पाएंगे ये वो, लेकिन इंग्लिश जो है टाइप करने में थोड़ी समस्या होती है, इसलिए इंग्लिश में सारे क्वेश्चन पेपर दिए गए हैं, लेकिन उनका जो सारा डिस्क्रिप्शन है, उनको जो सॉल्विंग है पूरी हिंदी में कराई जाती है। ठीक है, तो चलिए। और इसको आप जो है एक अपना दिन का काम समझ सकते, मेरा दिन का एक काम है। जैसे आप जीके जीएस पढ़ते हैं, करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, ऐसे आप पर डे को थोड़ा सा टाइम दीजिए, 15-20 मिनट, आपको निश्चय ही पेपर में सफलता मिलेगी। जिसमें हमारे क्वेश्चन दिए गए हैं, ये हमारे आने वाले सभी एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा ये रहा। इसमें हमसे पूछा गया है कि हाउ मच एनर्जी, मतलब कितनी ऊर्जा जो है ली जाएगी किसके द्वारा, 100 मिली हेनरी इंडक्टेंस के द्वारा। करंट जब कितने 1 एम्पियर की बह रही हो तब कितनी ऊर्जा ली जाएगी, कितनी ऊर्जा स्टोर की जाएगी। तो इंडक्टर में एनर्जी स्टोरिंग का फार्मूला क्या होता है, ई बराबर 1/2 एल आई स्क्वायर, हाफ एल आई स्क्वायर मतलब 1/2। अगर हम एल का मान रखें, एल का मान हमारा कितना दिया गया है, 100 दिया गया है। आई स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर यानी कि 1 ही आएगा। इसका हम सॉल्विंग करेंगे, कितना जाएगा, 50 × 50 मिली जूल आएगा, 50 मिली जूल आएगा। जब हम मिली जूल को हम जूल में चेंज करेंगे, 50 × 10⁻³ करेंगे तो हमारा 0.5 जूल, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग पढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा ये रहा। द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन अ 4 हेनरी इंडक्टर 2 एम्पियर पर सेकेंड, फाइंड अक्रॉस इंडक्टर। वोल्टेज का मान पूछ रहा हमसे इंडक्टर के अक्रॉस। हमको दिया क्या है, एल दिया है और टी दिया है। अब ऐसा कौन सा फार्मूला होता है जिसमें एल और टी आते हैं, ई आता है, ई बराबर एल डी आई अपॉन डी टी होता है, ई बराबर एल डी आई अपॉन डी टी होता है। तो अगर हम ई का मान निकालेंगे, एल का मान हमको कितना था, 4 दिया गया, डी आई अपॉन डी टी 2 दिया गया है। 4 × 8 = 8 वोल्ट। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा। ई बराबर एल डी आई अपॉन डी सी टी हमने इसको किया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा ये रहा। इसमें हमसे कहा गया है इन अ प्योर इंडक्टिव सर्किट, कैसा है प्योर इंडक्टिव सर्किट है, द सप्लाई फ्रिक्वेंसी इज रिड्यूस टू 1/2। जो फ्रिक्वेंसी है कितनी हो गई, आधी हो गई है। फ्रिक्वेंसी कितनी होगी, आधी हो गई है। तो करंट का मान कितना होगा, पहले हम देख लें फ्रिक्वेंसी आधी होने पर हमारे किस चीज़ पे प्रभाव पड़ेगा। ऐसा कौन सा एलिमेंट है, कौन सा गुण है जिस पे प्रभाव पड़ेगा फ्रिक्वेंसी कम होने पर। अगर हम देखें एक्सएल बराबर होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस 2πfl, 2πfl। अगर फ्रिक्वेंसी पहले एफ रही होगी, अब f/2 हो गई, इसका मतलब फ्रिक्वेंसी आधी हो गई, यानी कि इंडक्टिव रिएक्टेंस भी आधा हो गया। जब हमारा इंडक्टिव रिएक्टेंस आधा हो गया है तो हम जानते हैं आई बराबर क्या होता है, वी अपॉन एक्सएल। आई बराबर हमारा क्या होता है, वी अपॉन एक्सएल, यही तो होगा, आई बराबर वी अपॉन एक्सएल। और एक्सएल का मान घट गया है, जब एक्सएल घट गया है आधा तो आई क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आई का होगा बढ़ जाएगा, कितना, दोगुना, बी डबल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा ये रहा। इसमें हमसे कहा गया है व्हेन अ सोर्स इज डिलीवरिंग मैक्सिमम पावर, जब एक हमारे पास सोर्स है या स्रोत है, कितना मैक्सिमम पावर, अधिकतम पावर दे रहा है, द इफिशियंसी विल बी, इफिशियंसी का मान कितना होगा, इफिशियंसी का मान कितना होगा। तो हम जानते हैं मैक्सिमम पावर की स्थिति में इफिशियंसी कितनी होती है, 50% होती है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही रहेगा क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा ये रहा। इसमें कहा गया है द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ वोल्टेज सोर्स इज 10 ओम एंड 10 वोल्ट। क्या कहा गया है, एक जो हमारे पास वोल्टेज सोर्स है जिसका रेजिस्टेंस 10 ओम है और वोल्टेज 10 वोल्ट है, मैक्सिमम पावर की स्थिति में, कौन से मैक्सिमम पावर की स्थिति में कितनी पावर ट्रांसफ़र कर सकता है। अगर हम बात मैक्सिमम पावर की करेंगे तो जितना सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस है उतना ही हमें क्या मिलेगा, लोड मिलेगा, उतना ही हमें लोड मिलेगा। और इसके लिए फार्मूला हम जानते हैं मैक्सिमम पावर के लिए, पी बराबर होता है V² / 4 RTH। अगर हम V की बात करें तो 10 × 10, 10 का स्क्वायर अपॉन 4 RTH, यानी कि 4 गुणे RTH मान कितना दिया गया हमको, 10 ओम दिया, कितना, 10 ओम दिया गया। यहाँ 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे ही हमारा कैंसिल हो जाएगा। 10/4 करेंगे 2.5 वाट आंसर आ जाएगा हमारा, 2.5 वाट, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही है, 2.5 वाट, पाँचवें का डी नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे कहा गया आर नोड इन अ सर्किट। नोड हमारे पास क्या होता है, अगर हम नोड की बात करें, नोड हमारे पास वो होता है जहाँ पर कई एलिमेंट आके जुड़ते हैं, या जंक्शन और कई एलिमेंट आकर जुड़ते हैं, या तो जंक्शन होंगे या एलिमेंट होंगे, यानी कि जंक्शन
ऑफ 2 और मोर एलिमेंट हमारा इज नोन एज नोड। किस नाम से जाता है? नोड के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में पढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा ये दिया रहा। इसमें हमसे कहा गया है द एरिया ऑफ अ हिस्टेरेसिस लूप। हिस्टेरेसिस लूप, जैसे हमारे दिमाग में हिस्टेरेसिस लूप आया, हमने तुरंत सोच लिया वो कुछ इस तरह की बात कर रहा है, इस तरह की बात कर रहा है। हिस्टेरेसिस लूप कुछ इस तरह का कर्व बनता है और किसके वी और एच मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी और इंटेंसिटी के बीच में बनता है। पूछा ये जो एरिया है किसके लिए ज़्यादा होगा, कौन से मटेरियल के लिए कम होगा, कौन से मटेरियल के लिए सबसे कम होगा? तो ये कौन सा मटेरियल के लिए सबसे कम होगा? सिलिकॉन स्टील के लिए कम होगा। इससे हमारा हिस्टेरेसिस लॉस कम होता है, इसलिए सिलिकॉन स्टील का यूज़ हम लोग ज़्यादातर जगह इलेक्ट्रिकल मशीन में सॉफ्ट वगैरह आर्मेचर वाइंडिंग बनाने की किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा ये रहा। इसमें हमसे कहा गया है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ एम्पियर टर्न रिक्वायर stabilizing a given value of flux in the air gap will be much greater than that required for iron part of magnetic circuit because हमसे इसमें ये कहा गया है कि हमारे पास एक एयर गैप है। क्या है? एयर गैप है, जिसमें जो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स है इसको स्टेबलाइज मतलब इसको उत्पन्न करना या मैग्नेटाइजिंग करना कठिन काम है। जब ऐसा क्यों है? ऐसा किस लिए है? एयर को मैग्नेटाइज करना हमारे लिए कठिन काम है, ऐसा क्यों है? तो ये बात जानते हैं हम लोग, एयर को मैग्नेटाइज करना इसलिए कठिन है क्योंकि जो उसका रिलेक्टेंस होता है बहुत ज़्यादा हाई होता है। अगर रिलेक्टेंस हाई तो परमिबिलिटी कैसी होगी? लो होगी। एयर हैज़ द लोवेस्ट परमिबिलिटी। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। 8वें का ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा। सी नंबर सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा ये रहा। इसमें हमसे कहा गया है द यूनिट ऑफ लूमिनस फ्लक्स। लूमिनस फ्लक्स किसकी इकाई होती है? तो लूमिनस फ्लक्स लक्स की इकाई होती है। किसकी? लक्स की इकाई होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा ये रहा। इसमें हमसे कहा गया है द पेनफुल शॉक। पेनफुल शॉक मतलब जिसके आदमी को झटका महसूस हो जाए, हल्का फुल्का दर्द महसूस हो, 50 हर्ट्ज पे हमारे लिए कितना होता है, कितने मिली एम्पीयर करंट को हम लोग पेनफुल शॉक की श्रेणी में रख सकते हैं? तो 3 से 5 मिली एम्पीयर की श्रेणी को हम लोग पेनफुल शॉक की श्रेणी में रख सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा ये रहा। इसमें हमसे कहा गया है, इंग्लिश देख के बिल्कुल भी डरना नहीं है, ठीक है। व्हाट इज द पावर कंज्यूम बाय द रजिस्टर ऑफ 20 ओम कनेक्टेड अक्रॉस 100 वोल्ट सोर्स। हमसे कहा गया है कि हमारे पास 200 ओम का प्रतिरोध है और 100 वोल्ट से जुड़ा हुआ है। पावर कंज्यूम कितनी होगी? तो पी बराबर क्या होता है? वी स्क्वायर अपॉन आर। वी मतलब 100 इंटू 100, वी स्क्वायर हो गया, अपॉन में आर हमारा कितना दिया गया है? 20। इससे ये हमारा कैंसिल हो गया, 2 पंचे 10, यानी कि 500 वाट हमारा सही होगा। 500 वाट हमारा बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा ये रहा। इसमें कहा गया है थेवेनिन थ्योरम कैन नॉट बी अप्लाइड टू। थेवेनिन थ्योरम का उपयोग हम लोग किस पे नहीं कर सकते हैं? तो हमेशा याद रखें, हमारे पास एक्टिव होगा काम चल जाएगा, पैसिव होगा, लेकिन लीनियर और जब नॉन लीनियर की बात आती है तो हम लोग नॉन लीनियर में थेवेनिन थ्योरम का उपयोग नहीं कर सकते, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा ये रहा। इसमें कह रहा है देयर आर 3 लैंप्स। हमारे पास 3 लैंप है, कितने कितने वाट के हैं? 40 वाट के हैं, 100 वाट के हैं और 60 वाट के हैं, ठीक है। इनमें कह रहा है जब हमें इनसे ऐसा करना है, ऐसा कनेक्शन करना है कि इनसे हमें रेटेड पावर प्राप्त कर सके। तो आप जानते होंगे लैंप की जो पावर होती है रेटेड पावर पी बराबर वी स्क्वायर अपॉन आर, यानी कि वी पे डिपेंड करती है। अगर हम सीरीज़ में लगाएंगे तो सीरीज़ में वोल्टेज तो समान मिलेगा नहीं, इसलिए हमें इनको पैरेलल में लगाना पड़ेगा क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सब में सेम रहता है, यानी कि पैरेलल ओनली। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा ये रहा। इसमें कहा गया है अ लीनियर सर्किट इज वन हुज पैरामीटर। हमारे पास कैसा है? लीनियर सर्किट है, उसके पैरामीटर कैसे होने चाहिए? पैरामीटर कैसे होने चाहिए? चेंज विद चेंज इन करंट, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। चेंज करंट के साथ चेंज नहीं होना चाहिए। चेंज विद द चेंज इन वोल्टेज, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। डू नॉट चेंज विद वोल्टेज एंड करंट, यस ये बिल्कुल सही है। डू नॉट चेंज विद करंट एंड वोल्टेज, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा। लीनियर पैरामीटर एक ऐसा पैरामीटर जिसका जो है मान करंट और वोल्टेज को चेंज करने पर ना बदले, जिसका अनुपात सदैव नियत रहे, तो हमारा कैसा लीनियर एलिमेंट कहलाता है, लाइक एज रजिस्टर। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 द यूनिट ऑफ परमेबिलिटी। परमेबिलिटी का क्या होती है? म्यू बराबर बी अपॉन एच। म्यू बराबर बी अपॉन एच। देखिए एम्पियर टर्न पर वेबर तो हमारा रिलेक्टेंस का होता है, वेबर हमारा फ्लक्स का होता है, एम्पियर टर्न मतलब इंटेंसिटी होती है, यानी कि हेनरी पर मीटर।
हेनरी पर मीटर हमारा सही होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, मी बराबर बी एच अपॉन एच से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द सुपरपोजिशन थ्योरम इज यूज्ड व्हेन द सर्किट कंसेंस। सुपरपोजिशन थ्योरम का इस्तेमाल कब किया जाता है? ठीक है, सुपरपोजिशन का इस्तेमाल हम लोग कब करते हैं? सुपरपोजिशन हमारा इस्तेमाल तब करते हैं जब हमारे पास एक ही सर्किट में कई सारे एक्टिव एलिमेंट लगे हुए हों, यानी कि अ नंबर ऑफ वोल्टेज सोर्स सही होगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही होगा। अगर सिंगल वोल्टेज लगा या सिंगल करंट लगा तो उसमें हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा ये रहा, इसमें हमसे पूछा गया है, कहा गया है कि वन साइन वेव हैज़ अ पीरियड ऑफ 2 मिली सेकेंड, 5 मिली सेकेंड एंड अनदर 10 मिली सेकेंड। हमारे पास तीन वेव फॉर्म है जिसका टाइम पीरियड देगा 2 मिली सेकेंड, 5 मिली सेकेंड और 10 मिली सेकेंड। ये है क्या टाइम पीरियड? जितने समय में वो अपने मान को पुनः रिपीट करना स्टार्ट करता है टाइम पीरियड कहलाता है। ठीक है, तो हमसे पूछा सबसे ज़्यादा चेंजिंग किस में होगा, सबसे जल्दी जल्दी चेंजिंग किस में होगा? तो भैया जिसका टाइम पीरियड कम है, जिसका टाइम पीरियड कम है उसकी फ्रिक्वेंसी उतनी ही ज़्यादा होगी, क्योंकि एफ बराबर क्या होता है 1/t होता है, यानी कि वो उतनी जल्दी जल्दी अपने मान को चेंज कर रहा है, यानी कि 2 मिली सेकेंड वाला सबसे जल्दी जल्दी अपने मान को चेंज करेगा, यानी कि हमारा कौन सा ही होगा? साइन वेव ऑफ 2 मिली सेकेंड। ठीक है, 2 मिली सेकेंड का टाइम पीरियड जिसमें होगा उसका जो है चेंजिंग फास्टर होगी, उतनी तेज वो जल्दी जल्दी अपने मान को रिपीट चेंज करेगा। क्वेश्चन नंबर 18 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 हमसे ये रहा, इसमें क्या हमसे कहा गया है, एन एक्टिव एलिमेंट इन अ सर्किट इज वन विच। एक्टिव एलिमेंट हमारे पास सर्किट में क्या होता है? तो भैया ऐसा एलिमेंट जो हमें एनर्जी देता है, क्या देता है? एनर्जी देता है, एनर्जी मतलब सप्लाई देता है, सप्लाई एनर्जी, वो हमारा क्या कहलाता है? एक्टिव एलिमेंट कहलाता है। एक्टिव एलिमेंट कभी खपत नहीं करेगा, यानी कि सप्लाई एनर्जी, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 हमारा ये रहा, इसमें हमसे पूछा गया है, इफ़ एन RLC सीरीज सर्किट द फ्रिक्वेंसी इज बिलो द रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी। फ्रिक्वेंसी कैसी है? रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी कम है। जैसे ही बात आई हमारे पास तुरंत दिमाग में डायग्राम छप जाना चाहिए, और ये हमारी रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी होती है। अगर रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी कम हमारा सर्किट कैसा बिहेव करता है? कैपेसिटिव बिहेव करता है, ऊपर इंडक्टिव बिहेव करता है। इतना तो आपको देखते ही आना चाहिए, जहाँ रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी आया ये हमारे दिमाग में बन जाना चाहिए। जैसे ही हमारे दिमाग में बनेगा तो हम क्या देखेंगे कि हमसे कहा गया है कि एक्स सी इज लेस देन एक्स, कब? रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी से कम, नीचे पर। तो नीचे हम देखेंगे एक्स सी का मान ज़्यादा है क्योंकि कैपेसिटी तरह बिहेव करता है, तो क्या होगा? एक्स सी इज ग्रेटर देन एक्स एल। एक्स सी इज ग्रेटर देन एक्स एल, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा। चलिए 20 नंबर पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा ये रहा, इफ द पावर फैक्टर इज हाई। पावर फैक्टर क्या हमारा बढ़ रहा है? द कंज्यूमर मैक्सिमम केवीए डिमांड। कंज्यूमर की केवीए डिमांड मतलब किलो वोल्ट एम्पियर, यानी कि अपरेंट पावर का मान क्या होगा? देखिए क्या होगा, अपरेंट पावर हमारा क्या होती है? के डब्ल्यू और के वी आर का रिजल्ट क्या होती है? रिजल्टेंट होती है, क्या होती है? रिजल्टेंट होती है। अपरेंट पावर जो होती है हमारी के डब्ल्यू और किलोवाट का क्या होती है? रिजल्टेंट होती है। रिजल्टेंट होती है, जब ये रिजल्टेंट होती है हमारी, बोला ये एंगल जो है अगर मान बढ़ रहा है कॉस फाई का, ये एंगल घट रहा होगा, और ये एंगल अगर घटेगा, ये एंगल घटेगा, तो हमारे पास क्या होगा? इसका मान भी घटेगा, यानी कि डिक्रीज। क्या होगा? डिक्रीज। ठीक है, क्योंकि देखिए फिर से देख लीजिएगा थोड़ा सा इसको, हमसे कह रहा है कि अगर हमारे पास पावर फैक्टर बढ़ रहा है, पावर फैक्टर बढ़ रहा है, यानी कि एंगल घट रहा होगा। पहले एंगल ये इतना था, अब एंगल इतना हो गया। जब एंगल इतना हो गया तो हमारे पास ये वैल्यू भी क्या होगी? घटती चली जाएगी धीरे धीरे, यानी कि डिक्रीज, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। नंबर 21 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 हमारा ये रहा, इसमें हमसे कहा गया है, ड्यूरिंग द रेजिस्टेंस वेल्डिंग द हीट प्रोड्यूस्ड एट द ज्वाइंट इज प्रोपोर्शनल टू। हीट प्रोड्यूसिंग के समय जो मतलब जो हमारी हीट उत्पन्न होती है, या हीट वेल्डिंग के समय, रेजिस्टेंस वेल्डिंग के समय जो हमारी हीट उत्पन्न होती है, जब हम रेजिस्टेंस वेल्डिंग कर रहे हैं तो हमारी हीट उत्पन्न होगी, वो किसके समानुपाती होगी? आई स्क्वायर आर के समानुपाती होगी, यानी कि करंट के स्क्वायर के समानुपाती होगी रेजिस्टेंस वेल्डिंग करते समय। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 22 हमारा ये रहा, इसमें हमसे कहा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग PNPN डिवाइस हैज़ अ टर्मिनल फॉर सिंक्रोनाइजिंग पर्पस। सिंक्रोनाइजिंग पर्पस के लिए हम कौन सी डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं? तो इसको आप डायरेक्ट याद रखिए, ट्रैक का यूज़ करते हैं, ज़्यादा जानकारी नहीं मुझे इसके बारे में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 बढ़ते हैं आगे। 23 हमारा ये रहा, इसमें हमसे कहा गया है
इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी रो इज लो, यहाँ पे लो होगा, क्या होगा, लो होगा, इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी लो, यानी कि रो किसके लिए लो होगा, पहले आप ये जान लीजिए। रेजिस्टिविटी उसकी लो होगी जिसकी कंडक्टिविटी हाई होगी, और कंडक्टिविटी किसकी हाई होगी, कॉपर की कंडक्टिविटी हाई होगी, यानी कि रेजिस्टिविटी लो होगी। तो कॉपर की कंडक्टिविटी किस में लो है, रेजिस्टिविटी, एक बी में एक सी में, यानी कि इसमें से कोई सही होगा। ठीक है, आगे हम लोग थोड़ा देखते हैं। हाई फॉर अलाय, अलाय के लिए रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगी, बिल्कुल सही बात है, अलाय के लिए रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगी, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 24 हमारा ये रहा, इसमें हमसे कहा गया है इन डीसी ऑपरेशन ऑफ फ्लोरोसेंट ट्यूब द लाइफ ऑफ द ट्यूब। डीसी ऑपरेशन के समय फ्लोरोसेंट ट्यूब के क्या होता है, अगर हम फ्लोरोसेंट ट्यूब जो हमारी जनरली एसी में यूज़ होती है, अगर हम उसका डीसी में उपयोग करेंगे तो क्या होगा, तो यह इसकी जो इफ़िशियंसी है वो घट जाएगी, इफ़िशियंसी घट जाएगी, और कितनी घट जाएगी, 80% तक घट जाएगी। ठीक है, इफ़िशियंसी जो है घट जाएगी, तो क्या होगा, डिक्रीज बाई अबाउट 80% एज द एसी ऑपरेशन, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा, इसमें हमसे कहा गया है इफ़ द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ अ कॉइल इज इंक्रीज इट्स इंडक्टेंस। अगर नंबर ऑफ टर्न बढ़ाए जा रहे हैं, नंबर ऑफ टर्न हमारे पास क्या है वो बढ़ाए जा रहे हैं, तो इसके इंडक्टेंस यानी कि एल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। एल बराबर हमारा क्या होता है, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन एल। एल बराबर हमारा क्या होता है, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन एल होता है। ठीक है, अगर नंबर ऑफ टर्न बढ़ाए जा रहे हैं, नंबर ऑफ टर्न बढ़ाए जा रहे हैं, तो यानी कि इसका इंडक्टेंस भी डेफिनेटली बढ़ेगा। ठीक है, बढ़ेगा यानी कि इंक्रीज, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होगा, 25 का ए बिल्कुल सही होगा। ठीक है, इस तरह से हमने 25 क्वेश्चन आज के जो है कंप्लीट कर लिए हैं। आगे आपको रोज़ पर डे जो है आपको इसी तरह के 25 क्वेश्चन मिलते रहेंगे जो आपके आने वाले परीक्षा में इंपॉर्टेंट होंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें। चलिए धन्यवाद।